पुस्तक स्था तुय विद्या पढ़स्गत च धनम कार्या काले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक में रखी विद्या तथा दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, ये दोनों ही जरूरत के टाइम पर हमारे कार्य नहीं आते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th हिस्ट्री 2009 में पूछे गए सभी प्रश्नोत्तर को। तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और आपको पता ही है कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना कोई देर के हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? फ्रेंड्स, आपके समक्ष ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और कनिष्क। तो बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। और फ्रेंड्स, अशोक से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में और भी टर्म्स पूछे जाते हैं, जैसे कि इनका अन्य नाम क्या था। तो याद रखिएगा, अशोक का अन्य नाम प्रियदर्शी था और ये मौर्य वंश के आपके तीसरे राजा थे, मौर्य वंश के तीसरे राजा। और दोस्तों, यहाँ पर ये टर्म्स भी आपको याद रखना है कि ये मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। और बात आई यहाँ पे मौर्य वंश की, तो मैं आपको बता दूं, मौर्य वंश से आपके एग्जामिनेशन में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश के पहले राजा जो इसके संस्थापक थे, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम आपको ध्यान रखना है। दूसरे जो आपके राजा हुए ये बिंदुसार, जिनका अन्य नाम, बिंदुसार का अन्य नाम अमित्रघात, यानी इन्हें अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और साथियों, एक बात ये भी याद रखिएगा, जो यूनानी शासक एंटीओकस का राजदूत डाइमेकस जो था वो बिंदुसार के दरबार में ही आया था। तो प्रश्न आपके यहां से भी पूछे जाते हैं। और दोस्तों, हम लोगों ने तीसरे राजा के बारे में पढ़ा, कौन थे? अशोक। अशोक ने क्या किया था? कलिंग विजय के बाद धम्म की शुरुआत की और उन्होंने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया गया धम्म के प्रचार हेतु। और याद रखिएगा, धम्म महामात्रों का कार्य क्या होता था? विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच बैर भाव को समाप्त कर धर्म की एकता पर बल देना। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मौर्य वंश से ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए। और मैं आपको कह दूं, आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जी भर के शेयर कीजिए, जितना मन करे आप लोग शेयर कीजिए। क्योंकि कहा जाता है ना, कर भला तो हो भला। अगर आप किसी दूसरे का भला करते हो तो आपका भी भला होता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। त्रिपिटक साहित्य है। भैया, ट्री कहने का मतलब क्या होता है? तीन, यानी त्रिपिटक कहने का मतलब होता है तीन टोकरियां जिनमें पुस्तकें रखी जाती है। तो कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में यह भी पूछा जाता है कि त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है। तो त्रिपिटक का मतलब होता है तीन टोकरियां जिनमें पुस्तकें रखी जाती है। और उनका नाम क्या था दोस्तों? पहला था आपको पता होना चाहिए, सूत पिटक। कौन कौन से पिटक उसमें रखे गए, कौन कौन सी टोकरियों में कौन कौन से पिटक रखे गए, याद रखिएगा। दूसरा आपका था विनय पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। और तीसरे दोस्तों आपके जो हैं अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक के भी आप लोग नाम को याद रखिएगा। और किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। त्रिपिटक साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। तीन टोकरियां जिसमें आपके सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आपके आते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, सूत पिटक में आपके बुद्ध के धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। यानी सूत पिटक में हम लोग को बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। विनय पिटक में इनके आचार विचार के बारे में पढ़ना होता है। तो आचार विचार से भी आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे हालांकि जाते हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक का भी संबंध त्रिपिटक यानी कि बौद्ध धर्म से है। और अभिधम्म पिटक में धर्म दर्शन मिलता है, बौद्ध धर्म का धर्म दर्शन मिलता है। और आपको पता है ना, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मित्रों। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है। आंसर करते चलिएगा जिनको भी पता हो। तो कनिष्क का राज्यारोहण तिथि दोस्तों ऑप्शन भी आपके 78 ईस्वी हो जाएंगे। और याद रखिएगा, कनिष्क जो कि कुषाण वंश का महानतम शासक हुआ और ये 78 ईस्वी में सम्राट बना था दोस्तों। और 101 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और फ्रेंड्स, कनिष्क से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था। तो याद रखना है, कनिष्क भी तो बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, क्योंकि इसी के काल में तो चतुर्थ बौद्ध संगति आपके कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, कनिष्क के काल में ही कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया था मित्रों। और अशोक की तरह इसने भी एशिया एवं चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा जोर शोर से किया था। जिस तरह से अशोक ने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया गया था धर्म के प्रचार हेतु, उसी प्रकार से कनिष्क भी क्या करता था, एशिया एवं चीन में धर्म का प्रचार कराया था, बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म का।
हालांकि इसने कोई भी धर्म महामात्रों की नियुक्ति नहीं की थी, अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है 4 नंबर मित्रों, ये भी समझिएगा, ये तो बोर्ड का समझिए कि फेमस सा प्रश्न बन चुका है, आपके 3rd चैप्टर से प्रश्न है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ऑप्शंस है 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन और 18 दिन। तो महाभारत का युद्ध जो कि कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था मित्रों, तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिनों तक चला था कौरवों और पांडवों के बीच। इसमें पांडवों की विजय हुई थी और कुल मिलाकर मैं बता दूं महाभारत में आपके 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, इसलिए इसे सत्र सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। और मुंह से 1000 निकल गया था, तो मैं बता दूं कि इसकी रचना में 1000 वर्ष का टाइम लगा है। मतलब 1000 वर्षों के बाद महाभारत की रचना हुई। कहा जाता है कि 500 ईसा पूर्व में इसकी रचना की शुरुआत हुई और रचना कब तक पूर्ण हुई? तो 500 ईस्वी तक, यानी कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक दोस्तों महाभारत की रचना हुई थी। मतलब समझिए एक पुस्तक को, एक ग्रंथ को, एक महाकाव्य को लिखने में आपके कितने वर्ष लगे? लगभग 1000 वर्ष। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाकाव्य है, महाभारत आपका महाकाव्य है। अगला हमारा 5 नंबर है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा दोस्तों? तो 5 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। आपको पता है ना, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के अनुयायी थे और जैन धर्म के ये 24वें तीर्थकार भी रह चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बताना है अच्छे से। और ये जैन धर्म के संस्थापक भी हैं दोस्तों। जैन धर्म के क्या क्या सिद्धांत थे? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन तो देखने के लिए मिल गए हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता था कि इंद्रियों को बस में रखना। आपको पता है हमारे यहाँ के हिंदू देवताओं में बजरंगबली जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बजरंगबली, तो उसी तरह से उन्होंने जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को नया सिद्धांत के रूप में जोड़ा था। और एक आपका हो जाता है अस्तेय, मतलब कभी चोरी न करना। तो 5 आपको याद रखना है पार्श्वनाथ के सिद्धांतों के बारे में। और मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन का बैकबोन होता है। मतलब जो भी एग्जामिनेशन आप दीजिए, यूपीएससी से लेकर जो भी एसएससी लेकर हर एक एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों उसका बैकबोन होता है। जिस तरह से हमारी बैकबोन होती है, हमको सपोर्ट करती है, बिना बैकबोन के, बिना रीढ़ की हड्डी का मनुष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये कम समय में तैयारी करने का एकमात्र सबसे अच्छा साधन भी है। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा कि पुर्तगालियों ने, पुर्तगाल से आए पुर्तगाली, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शंस हैं 1506, 1510, 1512 और 1520। सही जवाब दोस्तों 6 का आपका हो जाएगा। याद रखेंगे, दीज आर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आप लोग कमेंट भी कर रहे होंगे चैट सेक्शन में, आप लोग लिखिए फटाक से। सही आंसर आपका ऑप्शन भी है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार कब जमाया था? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना गोवा पर अधिकार जमाया था। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है 7 नंबर कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की गई। तो किसके द्वारा सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की गई थी? ऑप्शंस है बेंटिंग ने, कर्नावालिस ने, वेलेस्ली ने, डलहौजी ने। तो 7 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी मित्रों, याद रखिएगा, वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। और आप कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का ये एक राजनीतिक जो था वो असंतोष था। सहायक संधि जब वेलेस्ली के द्वारा 1857 की क्रांति का ये प्रमुख क्या बना? तो ये कारण भी बना, राजनीतिक कारण। तो पूछे अगर आपके एग्जामिनेशन में कि 1857 की क्रांति का प्रमुख राजनीतिक कारण के बारे में बताइए, तो आप एक टर्म्स ये भी दे सकते हो कि वेलेस्ली का सहायक संधि। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया, सारे प्रश्नों को करना है। सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार द्वारा आपके 100% सही उत्तर दिए जाते हैं, क्योंकि प्रश्न बैंक में आपको बहुत सारे प्रश्न गलत देखने के लिए भी मिलते हैं। 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न है आपका कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पता होना चाहिए आपको, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल। आपको याद है ना कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी। तो इसी के विरोध में 1857 की क्रांति का हम कह सकते हैं एक तरह से ये भी कारण रहा था, राजनीतिक कारण। तो बेगम हजरत महल ने अवध से इसका क्या किया? तो नेतृत्व किया था। किसकी? तो 1857 की क्रांति की। तो कुछ ऐसे टर्म्स है जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न हर साल पूछे ही जाते
आते हैं, तो उन प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना भी है और अच्छे तरीके से करना भी है। 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? 10 मई को 1857 का विद्रोह दोस्तों आरंभ किया गया था। तो याद रखेंगे आप लोग, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा जितने भी लोग हैं सभी को शेयर कर दीजिए, आपकी मित्र महिला जो भी लोग हैं सभी को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आपको हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों को वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सही आंसर आपके 10 के ऑप्शन भी हो जाएंगे, एओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। कब हुई थी दोस्तों स्थापना? तो याद रखिए 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और कहा जाता है कि यह भारत की सबसे पुरानी पार्टी भी है। अगला देखिएगा 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? पता है सभी को, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हर साल प्रश्न में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए, हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। कब दोस्तों? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई। अब विजयनगर की बात आई है मित्रों, तो विजयनगर से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा विजयनगर में क्रमशः 4 वंशों ने अपना राज किया, शासन किया। पहले जो आपके आए संगम वंश, आपको याद रखना होगा संगम वंश का शासनकाल। तो संगम वंश में आपके इस वंश का जो शासनकाल चला 1336 से लेकर आपके 1485, आपको पता चल चुका होगा। जब 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया तो इसके जो पहले राजा आपके हुए संगम वंश के हरिहर, दूसरे राजा आपके हुए बुक्का, तीसरे राजा आपके हुए हरिहर द्वितीय और चौथे राजा देवराय प्रथम और पांचवें राजा देवराय द्वितीय और छठे राजा मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष। तो याद रखिएगा फिर संगम वंश के बाद यहाँ पे सालू वंश आया जिसका काल रहा 1486 से लेकर 1505 ईस्वी तक और इनके संस्थापक जो थे नरसिंह सालूब थे। तो नरसिंह सालू का भी नाम आप लोग याद रखिएगा जिन्होंने सालू वंश की स्थापना की थी। तुलव वंश, तो उसके संस्थापक आपको पता है वीर नरसिंह और 1505 से लेकर दोस्तों 1505 से लेकर 1570 तक तुलव वंश का काल चला जिसमें कि पहले राजा वीर नरसिंह हुए और दूसरे आपके कृष्णदेवराय, और कृष्णदेवराय विजयनगर के महानतम शासक महानतम राजा के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, देखिएगा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है रामानंद को जाता है। तो आपके सही जवाब 12 के रामानंद हो जाएंगे। और दोस्तों ध्यान में रखिएगा इन सभी टर्म्स को, ये दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स यार, आपके एग्जामिनेशन में ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे जा सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो याद रखिए ये अकबर का पुत्र जहांगीर के दरबार में आया था, यानी कि ऑप्शंस भी आपके सही जवाब है मित्रों। जहांगीर के काल में जो कैप्टन हॉकिंस मुगल शासक दरबार में आया था, मैंने आपको अभी बताया डायमेकस जो था वो किसके दरबार में आया था, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो लोग 13 नंबर प्रश्न तक आ गए हैं देखते देखते उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसकी शुरुआत 4 जनवरी से की जा रही है। अगर आप भी उसमें इनरोल करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज में आपको बिल्कुल जो भी वही प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं सबसे अधिक रहेगी। अब 100% तो कोई नहीं हो सकता है दुनिया में भाई, लेकिन हाँ मेरा वही मकसद है आप जाकर कम्युनिटी टैब में देखिएगा। जिस साल मैंने पिछले वर्ष तैयारी कराया था तो आप लोग भी टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हो। मात्र उसका फी है ₹30, एक सब्जेक्ट का ₹30 लगेगा। तो जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है आप उसमें इनरोल कर सकते हो। आपको इनरोल करने के लिए सिंपली हमारे व्हाट्सएप पे 9523297596, ये भी हमारा पेटीएम नंबर, फोन पे नंबर, सारा चीज इससे है। यूपीआई आईडी का नाम आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूपीआई आईडी भी आपका यही मिल जाएगा 9523297596 कर लीजिएगा। यहाँ पर 23 है या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारा चीज मिल जाएगा। मेरा पेटीएम, फोन पे, हर एक चीज का नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए, आपको सारा चीज मिल जाएगा। वहां से आप क्या कीजिए, आप हमारे नंबर पे जिस भी सब्जेक्ट का आपको खरीदना है, मान लीजिए हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 30 रुपया लगेगा। हिस्ट्री का लेना है तो हिस्ट्री के लिए आपको 30 रुपए लगेंगे। तो आपको क्या करना होगा कि 30 रुपए हमारे पेटीएम, चाहे फोन पे, चाहे व्हाट्सएप या अकाउंट नंबर जो भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, वहां से आप लोग जाकर हमें पेमेंट कीजिएगा। और व्हाट्सएप पे आपको सिंपली क्या करना है, स्क्रीनशॉट डाल देना है। स्क्रीनशॉट डालने के बाद आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, आपको ऑटोमेटिक हमारे टेस्ट सीरीज में जोड़ दिया जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, कॉल भी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपने आज पेमेंट किया और अगर आपको आज रात तक नहीं ऐड किया जाता है 8 बजे तक, तो
आपको 8 बजे के बाद हमें कॉल कर लेना है और आप 8 बजे के बाद ऐड कर दिए जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कीजिए, फटाक से इस नंबर पे पेमेंट कीजिए और हमारा नंबर चालू है, इस पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। तो आपको ₹30 का पर सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज चलाया था। मैं तो कहूंगा यार ज्वाइन कर लो, ऐसे भी हम लोग 25 रुपए का एक प्लेट नाश्ता कर जाते हैं, चाट चाउमीन खा लेते हैं, एग्जामिनेशन की बात है। खूब तो खूब आपको मान लीजिए अगर 4 सब्जेक्ट वीक है तो 120 रुपीज, तो 120 रुपीज अगर आप लगाइएगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपके एक महीने में अच्छे से तैयारी हो जाएगी, हर एक आपके बीबीआई क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेट मिल जाएंगे, वो भी टेस्ट सीरीज के जरिए, तो आपको मजा आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा आप लोग चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं आप मुझे सिंपली इस नंबर पे अपना पेमेंट करके आप हमें स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे कर दोगे। आपको रात के 8 बजे से पहले आपको उस टेस्ट सीरीज में जोड़ दिया जाएगा। टेस्ट कहाँ पे होगी, कहाँ पे क्या होगा, सारी चीज मैं आपको बता दूंगा। तो बस आपको उस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना है, तो आप फटाक से ये कार्य कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। चलिए, और मैंने 13 नंबर प्रश्न में इसलिए बताया क्योंकि जो लोग 13 नंबर प्रश्न तक आए होंगे वो लोग पढ़ने वाले होंगे दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि लास्ट समय में कम से कम यार आप हमसे जरूर जुड़ें। 14 नंबर प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है बिल्कुल जुड़िए, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें जुड़िए। हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज में आपका म्यूजिक का टेस्ट सीरीज नहीं है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, फिलोसफी का टेस्ट सीरीज नहीं है मेरे पास, बाकी हर एक सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स से लेकर सोशियोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज मेरे पास है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो आप हमें सब्जेक्ट का नाम लिखकर, अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कीजिए स्क्रीनशॉट डालकर। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। देखिए, मारवाड़ पे अधिकार कर ही लिया था, चित्तौड़ पे भी अधिकार हो चुका था, जोधपुर पे भी, लेकिन मेवाड़ पर उसका पूर्ण अधिकार नहीं हो पाया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन है आपके सही जवाब हो जाएंगे मेवाड़। मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार नहीं हो पाया था, पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर पाया था। अगला प्रश्न हमारा देखिए, विश्व विजेता का प्रश्न आ गया है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता था मित्रों। तो देखिए सही आंसर आपके हो जाएंगे, आपको ऑप्शन सी औरंगजेब। विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है औरंगजेब को, और ये छठा मुगल शासक। हाँ मित्रों, एक बात आपको यह भी याद रखना है, मुगल के कालक्रम के बारे में याद रखना है, कौन पहले आया कौन बाद में। सबसे पहले आपके बाबर थे, दूसरे नंबर पे आपके बाबर के बाद हुमायूं, आपको ट्रिक्स भी याद है, बहु आज संडे है वाला ट्रिक्स। तीसरे पे आपके अकबर, चौथे नंबर पे जहांगीर, यहां पर देखिए चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे आपके शाहजहां दोस्तों, छठे नंबर पे आपके औरंगजेब। तो याद रखिएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो ये इनका वंशानुक्रम है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण दोस्तों 1911 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, सही आंसर है। राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट से आपके प्रश्न पूछाते हैं, ध्यान दीजिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी को स्वागत के लिए बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1942 में कौन आंदोलन हुआ। याद रखिएगा, 1942 में आपके भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों, याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, सहयोग आंदोलन कब हुआ था और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। 18 का आंसर बताएंगे आप लोग, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो याद रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जो ऑप्शंस में आया है यहाँ पे, ये आपके संविधान के अध्यक्ष थे। और यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा का भी बात आया है, तो सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे आपके संविधान में। तो संविधान में आपके प्रथम अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान रखिएगा। राजगोपालाचारी के बारे में आपको तो बताइए पहले से कि ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो संप्रभुता जो होती है वो किसी राज्य की होती है, तो ध्यान देना है संप्रभुता आपकी कहां पे निहित है, ऑप्शन डी संविधान में। और पॉलिटिकल साइंस में भी इससे ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 21 नंबर, और देखिए संप्रभुता न्यायपालिका के लिए भी होती है, तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। हड़प्पा सभ्यता से तो प्रश्न भैया आना निश्चित है। तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1922 ईस्वी में मिले थे। और मैंने बहुत ज्यादा मोहनजोदड़ो के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो आपको तो याद हो ही चुका होगा। 22 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? ए मगध आपके सही जवाब हो जाएंगे। मगध जो था वो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद, हर्यक वंश से लेकर जो भी आपका ये मौर्य वंश, ये सब आपके मगध महाजनपद में राज किए हैं। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन है मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र और इंडिका से। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो 25 का सही जवाब मित्रों याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन डी, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है। इसके बाद अशोक का जो हृदय था द्रवित हो गया था और उन्होंने धर्म की शुरुआत भी की। धर्म प्रचार के लिए धर्म मात्रों को नियुक्त किया गया, धर्म के उन्होंने कुछ नियम बनाए, उसके पालन के कुछ नियम बनाए। 26 नंबर प्रश्न है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो यहाँ पर एक बात आप याद रखिए, अगर बात आती है अकबरनामा की, अगर बात आती है अकबरनामा की तो अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है। बात आई है आईने अकबरी की तो आईने अकबरी आपके 5 खंडों में विभाजित हैं। तो आईने अकबरी 5 खंडों में विभाजित है। आप लोग सोच रहे हो मैं भी लड़खड़ा जा रहा हूं, अरे भैया मथना है जी हमें, जब तक मथेंगे नहीं तब तक कैसे होगा? आपको पता है ना, दही को जितना मथिएगा उतना ही आपके उसमें से न्यून करने का मतलब होता है घी निकलता है, शायद आप लोग जानते भी हो। तो न्यून का मतलब आप लोग को पता भी हो। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, कहाँ पे बिताया था? तो याद रखना है दक्षिणी भारत में औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। और इन सभी का पीडीएफ आपको पाना है आंसर सहित, तो आपको सिंपली सर्च करना है, गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा सॉफ्ट स्टडी क्लासेस। सॉफ्ट स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है दोस्तों, वहां पे आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और क्यूजेस के लिए एक वेबसाइट है, मैंने देखा है, तो आपको उसको भी सर्च कर लीजिएगा, रैंकर्स एजुकेशन। तो रैंकर्स एजुकेशन करके एक वेबसाइट है, आपको उस पर क्यूज भी लगा देना होगा। तो जाइएगा क्यूज लगा दीजिएगा, रैंकर्स एजुकेशन दोस्तों, रैंकर्स एजुकेशन पे आप क्यूज भी लगा सकते हो। अगला हमारा प्रश्न है 28 नंबर, स्थापत्य कला का अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो याद रखिएगा स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो हुआ था वो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ था। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास। 29 नंबर प्रश्न है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया की बात आएगी तो दिल्ली, लेकिन अगर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बात आई तो अजमेर शरीफ। ध्यान दीजिए सही जवाब आपका अजमेर हो जाएगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी मित्रों? तो 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। मसालों का व्यापार करने के लिए आए थे और हम लोगों को मसाला बनाकर चले गए हैं। 31 नंबर प्रश्न था किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो जो आपके समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा भी दी गई है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो 32 का सही जवाब आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट के राजा ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा आप वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, नहीं शेयर कीजिएगा तो एग्जाम टाइम कर भला तो हो वाला बात तो करना है ना। स्तूप का संबंध किस धर्म से मित्रों? तो 33 का सही जवाब आपके ऑप्शन हो जाएंगे बौद्ध धर्म से स्तूप का संबंध है। और स्तूप का मतलब क्या होता है ये भी आप बता सकते हैं। 34 नंबर है अल बिरूनी किसके साथ भारत आया? तो याद रखिए अल बिरूनी जो था दोस्तों वो ऑप्शन भी आपके महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। फिर बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 35 नंबर कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता आपके ऑप्शन सी मोरक्को के निवासी थे इब्न बतूता। अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे 36 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों ऑप्शन बी आपके 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर 37 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो याद रखिए ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और अगर आप 36 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं तो आपके लिए एक सरप्राइज है, जो लोग नहीं पहुंचे होंगे उनके लिए तो ये सरप्राइज नहीं है। मैं आपको कह दे रहा हूं कि मैं इन्हीं सब प्रश्नों का फिर से आपको एक बार क्विक रिवीजन कराने वाला हूं इसी वीडियो में, जिससे कि आपके ये प्रश्न जो है वो फुल तरीके से माइंड में बैठ जाए और कहीं पे भी इन सभी प्रश्नों का आप देखिए तो आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए, ये तो प्रश्न 2009 में पूछा गया था, 2009 के प्रश्न बैंक को जब मैंने किया था तो ये प्रश्न तो उसमें पूछा गया था, इसलिए मैं इसका रिवीजन भी करवाऊंगा। अभी जस्ट इसी वीडियो में मात्र 5 मिनट में, मात्र 3 मिनट में हम लोग सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेंगे।
अगला प्रश्न है 38 नंबर, डांडी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो 38 का सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे, गुजरात में आपके डांडी स्थित है। गुजरात महात्मा गांधी का जन्म स्थान है भी है, तो ये भी याद रखना है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। फिर हमारा अगला प्रश्न है 40 नंबर, देखिए निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने, दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्नों को समझिएगा, अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशन जो किया था अल हिलाल का प्रकाशन किया था अबुल कलाम आजाद ने। अब चलिए इसी वीडियो में हम लोग अपने प्रश्नों का एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। तो क्विक रिवीजन में हम लोग सभी प्रश्नों को जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही कम समय हम लोग अपने 40 प्रश्नों का रिवाइज भी कर लेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया गया? सही जवाब आपका ऑप्शन सी अशोक। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का। कनिष्क का राज्यारोहण तिथि, सही जवाब आपके ऑप्शन बी 78 ईस्वी। आप लोग भी मन में गुनगुनाते चलिएगा मेरे साथ, क्योंकि इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और आप अच्छा कर सकते हो एग्जामिनेशन में। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो 18 दिनों तक। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। 6 नंबर है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? सही जवाब आपके ऑप्शन बी 1510 में। सहायक संधि की नीति कब कार्यान्वित की गई थी? सही जवाब है किसके द्वारा की गई थी? वेलेस्ली के द्वारा। कब? तो 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो 10 मई को। आप लोग भी बोलते चलिए मेरे साथ, फास्ट बोलिए, तभी ना पता चल पाएगा कि आपको कितने प्रश्न याद हुए। 10 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? एओ ह्यूम को माना जाता है। 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? सही जवाब आपके ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? रामानंद। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर आपके सही जवाब हो जाएंगे। निम्नलिखित में किस पर अकबर अधिकार नहीं कर सका था? मेवाड़ आपके सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में। 1942 में कौन आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए आप लोग भी क्विक रिवीजन करते चलिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। ये क्विक रिवीजन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी आपके भीमराव अंबेडकर। 20 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो संविधान में। 21 नंबर है आपके, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो ऑप्शन सी 1922 में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो 22 का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 23 नंबर है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? आपके सही जवाब ऑप्शन है मगध। अर्थशास्त्र और इंडिका के विषय किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के बारे में। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो 13वां। अगला प्रश्न है हमारा, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां बिताया था? दक्षिणी भारत में। अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके काल में हुआ था? दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी शाहजहां। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे स्थित है? तो ऑप्शन डी आपके अजमेर में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1600 ईस्वी में। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। फिर 32 है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। स्तूप का संबंध किस धर्म से दोस्तों? तो स्तूप का संबंध 33 का आंसर आप लोग कीजिए, ऑप्शन है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन बी महमूद गजनवी के साथ है। 35 है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ऑप्शन सी आपके मोरक्को का। फिर अगला प्रश्न है 36, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1919 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, डांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी गुजरात आपके सही जवाब हो जाएंगे। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? ऑप्शन है 1932 ईस्वी में। फिर 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? ऑप्शन बी आपके अल हिलाल का। तो अल हिलाल आपके सही जवाब हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने 40 प्रश्नों का क्विक रिवीजन किया दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको रिवीजन भी अच्छे लगे होंगे और आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको जरा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपको वीडियो समझ में आया है, आपने प्रश्नों को याद कर लिया है, तो वीडियो को कम से कम अपने एक दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर करना है, और टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और रैंकर्स एजुकेशन पे जाकर आप लोग अपना टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। उस पर आप लोग क्या कर सकते हैं? क्यूजेज खेल सकते हैं, और टेस्ट सीरीज के लिए आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको प्रोसेस बताया है, क्वेश्चन नंबर शायद 7 या 9 में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।